अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में अगला चैप्टर है राष्ट्रीय आय। इस चैप्टर के सारे टॉपिक फैक्ट को रिवीजन करेंगे फर्स्ट में, जिसमें पहला टॉपिक दिया गया राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय से आशय किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। वित्तीय वर्ष जो होता है, एक वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होता है। किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है, जिसमें विदेशी से अर्जित आय भी सम्मिलित होते हैं। विदेशों से अर्जित आय भी राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होते हैं। मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है, जैसे कपास का कपड़े बनाना, आटे का ब्रेड बनाना, ये सभी मध्यवर्ती वस्तु शामिल नहीं होते हैं राष्ट्रीय आय में। राष्ट्रीय आय जो होता है बराबर C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होता है। राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला होता है C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होता है, जिस जहाँ पे C को बोलते हैं उपयोग, आई को बोलते हैं निवेश और जी को बोलते हैं सरकारी व्यय और एक्स को बोलते हैं निर्यात से प्राप्त आय और एम को बोलते हैं आयात मद में व्यय। विदेशियों द्वारा भेजी जाने वाली आय भी है इसमें शामिल होता है एम में। निर्यात से प्राप्त आय में जो शामिल होता है भारतीय नागरिक द्वारा विदेश से अर्जित आय भी शामिल होता है निर्यात से। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय जो होता है, इसमें साइमन कुजनेस्ट ने राष्ट्रीय आय का लेखांकन के जन्मदाता राष्ट्रीय आय के लेखांकन के जन्मदाता हुए साइमन कुजनेट्स को कहते हैं। साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन के जन्मदाता के रूप में जानते हैं। अर्थव्यवस्था का चक्रीय प्रभाव उस पर होता है। अर्थव्यवस्था का चक्रीय प्रभाव राष्ट्रीय आय में दिखाया जाता है। कुल उपयोग कुल व्यय के बराबर होता है। कुल उपयोग कुल व्यय के बराबर राष्ट्रीय आय में होता है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो किए थे सबसे पहले दादा भाई नौरोजी। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान 1867-68 में 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय बताए थे। परवर्ती ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के द्वारा सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी 1867-68 में 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय पुस्तक इनका था परवर्ती ब्रिटिश रूल इन इंडिया डॉक्टर वी के आर वी राव के द्वारा सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय निकाला गया था। डॉक्टर वी के आर वी राव द्वारा सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना किया गया था। राष्ट्रीय आय में सम्मिलित जो होता है राष्ट्रीय आय समिति जो है, इसका गठन अगस्त 1949 को किया गया था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन अगस्त 1949 को किया गया था। अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस थे। राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस थे। अगस्त 1949 में गठन किया गया था इसका। सदस्य इसमें थे डी आर गाडगिल और डी के आर वी राव थे। राष्ट्रीय आय समिति के सदस्य थे डी आर गाडगिल, डॉक्टर वी के आर वी राव थे। अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस थे। राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय आय का पहली बार सरकारी अनुमान 1948-49 में राष्ट्रीय आय 8,710 करोड़ बताया गया था। राष्ट्रीय आय 8,710 करोड़ रुपया 1948-49 में बताया गया था। राष्ट्रीय आय का पहला बार सरकारी अनुमान बताया गया था। प्रति व्यक्ति आय निकला था 225 रुपए। राष्ट्रीय आय का सरकारी अनुमान जो था राष्ट्रीय आय 8,710 करोड़ रुपए निकाला गया था। 1948-49 में बताया गया था। यह प्रति व्यक्ति आय 225 रुपए बताया गया था प्रति व्यक्ति आय। और जो दादा भाई नौरोजी निकाले थे 1967-68 में 20 रुपए प्रति व्यक्ति बताए थे। और 1948-49 में जब निकला था 225 रुपए प्रति व्यक्ति आय निकला था। राष्ट्रीय आय था पूरा 8,710 करोड़ रुपए था। नेक्स्ट अगला इसमें है राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणा सकल घरेलू उत्पाद ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी जो होता है। जीडीपी किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवा के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। जीडीपी जो होता है सकल घरेलू उत्पाद किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। जीडीपी जो होता है, जीडीपी में कुल मौद्रिक मूल्य केवल घरेलू सीमा अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है। इसमें जीडीपी में जो शामिल होते हैं कुल मौद्रिक मूल्य केवल घरेलू सीमा अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन जीडीपी में शामिल होता है। नेक्स्ट निवल शुद्ध घरेलू उत्पाद जिसे बोलते हैं एनडीपी।
नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी जो होता है निवल शुद्ध घरेलू उत्पाद, जिसमें जीडीपी में से मूल्य ह्रास को घटाने पर प्राप्त उत्पादन के दौरान मशीन और पुर्जों के मूल्य मूल्य में आई कमी को निवल शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। जीडीपी में मूल्य ह्रास को घटाने पर प्राप्त जो उत्पादन के दौरान मशीन और पुर्जों के मूल्य ह्रास जो होता है उत्पादन के दौरान मशीन और पुर्जों के मूल्य में आई कमी को मूल्य ह्रास कहते हैं। निवल शुद्ध घरेलू उत्पाद निकलता है जीडीपी में से मूल्य ह्रास को घटाने पर। जैसे एनडीपी निकालने के लिए जीडीपी से मूल्य ह्रास को घटा देते हैं। नेक्स्ट है नॉर नॉमिनल नॉमिनल सांकेतिक जीडीपी। नॉमिनल सांकेतिक जीडीपी जो होता है जीडीपी का आंकड़ा जिसमें मुद्रास्फीति समायोजित नहीं होती है उसे नॉमिनल सांकेतिक जीडीपी कहते हैं। सांकेतिक जीडीपी जो होता है जीडीपी का वह आंकड़ा होता है जिसमें मुद्रास्फीति संयोजित नहीं की जाती है, समायोजित नहीं होता है। नेक्स्ट वास्तविक जीडीपी, रियल जीडीपी जो होता है जीडीपी का आंकड़ा जिसमें मुद्रास्फीति समायोजित हो। नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी से अधिक होता है। नॉमिनल जीडीपी जो होता है रियल जीडीपी से अधिक होता है, कारण इसका मुद्रास्फीति होता है, कारण मुद्रास्फीति है। नॉमिनल जीडीपी मतलब कि सांकेतिक जीडीपी जो होता है यह वास्तविक जीडीपी से अधिक होता है। जीडीपी का आकलन जिसमें मुद्रास्फीति समायोजित होती है उसे वास्तविक जीडीपी कहते हैं, रियल जीडीपी। नेक्स्ट है जीडीपी अप अप अपस्फीति कारक जो होते हैं जीडीपी के डिफेक्टर जो होते हैं जीडीपी के डिफेक्टर में होता है नॉर्मल जीडीपी बटा रियल जीडीपी गुना 100। जीडीपी के अपस्फीति कारक जो निकालने का फॉर्मूला होता है जीडीपी डिफेक्ट निकालने का फॉर्मूला होता है नॉर्मल जीडीपी बटा रियल जीडीपी इंटू 100। नेक्स्ट है चालू कीमत पर जीडीपी जी जीडीपी चालू कीमतों पर जीडीपी जो है जीडीपी एट मार्केट प्राइस पर जो होता है जब जीडीपी की गणना प्रचलित बाजार मूल्यों पर की जाए तो उसे चालू कीमतों पर जीडीपी कहते हैं। जीडीपी एट मार्केट प्राइस होता है जब जीडीपी की गणना प्रचलित बाजार मूल्यों पर की जाती है तब। स्थिर कीमत पर जीडीपी जो होता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस जो होता है जब जीडीपी की गणना किसी आधार वर्ष पर की जाए। वर्तमान के आधार वर्ष 11-12 जैसे जीडीपी का जो है किसी आधार वर्ष पर गणना की जाती है उसे स्थिर कीमतों पर जीडीपी कहते हैं। वर्तमान के आधार पर 2011 की 12 आधार वर्ष है। जीडीपी की गणना का आधार वर्ष जो है 2011-12 वर्तमान में है। नेक्स्ट है सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रोस सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जो होता है जीएनपी होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद को जीएनपी कहते हैं। यह किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में देश के अंदर या बाहर उत्पादित की गई अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी कहते हैं। जीएनपी जो होता है किसी देश के सामान्य निवासी द्वारा एक वित्तीय वर्ष में देश के अंदर या बाहर उत्पादित की गई अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। जीएनपी में जो होता है जीडीपी प्लस विदेश से प्राप्त शुद्ध कारक आय को जीएनपी निकालने का फॉर्मूला है जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। नेक्स्ट है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटाने से शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकलता है। जिसे एनएनपी निकालने के लिए जीएनपी से मूल्य ह्रास को घटाते हैं। जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्य ह्रास को घटाने से एनएनपी निकलता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालने के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्य ह्रास को घटा देते हैं। नेक्स्ट है सकल मूल्य वर्धन जो होता है ग्रोस वैल्यू एडेड जीबीए। सकल मूल्य वर्धन अनुमान कारक या साधन लागत के स्थान पर मूल्य कीमत पर जीडीपी में सब्सिडी से अप्रत्यक्ष कर को घटाकर प्रस्तुत किया जाता है। सकल मूल्य वर्धन को सकल मूल्य वर्धन जो होता है जीबीए ग्रोस वैल्यू एडेड अनुमान कारक या साधन लागत के स्थान पर मूल्य कीमत पर होता है। या सकल मूल्य वर्धन जीडीपी में सब्सिडी से अप्रत्यक्ष कर को घटाकर प्रस्तुत करते हैं सकल मूल्य वर्धक जीबीए। नेक्स्ट है प्रमुख तथ्य में है कारक साधन लागत जो होता है कॉस्ट फैक्टर जो होता है निवेश लागत के नाम से जाना जाता है। कॉस्ट फैक्टर जो होता है निवेश लागत के नाम से जाना जाता है। मौद्रिक श्रम की अवधारणा इरविंग फिशर ने मौद्रिक श्रम की अवधारणा दिया था इरविंग फिशर के द्वारा।
प्रवाह और चर जो होते हैं, प्रवाह एक समयावधि का माप होता है। आय, व्यय, उत्पादन, उपभोग, स्टॉक का एक समय बिंदु जैसे पूंजी, संपत्ति, ऋण होता है। प्रवाह और चर जो होते हैं, प्रवाह एक समयावधि होता है का माप होता है जिसमें आय, व्यय, उत्पादन, उपभोग, स्टॉक एक साथ बिंदु परिमाप जैसे पूंजी, संपत्ति, ऋण शामिल होते हैं प्रवाह या चर में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय लेखा के आधार पर वर्ष एवं गणना विधि के संशोधन। राष्ट्रीय आय लेखा के आधार पर वर्ष एवं गणना विधि में संशोधन किया गया है। जनवरी 2015 में जारी किया गया था। राष्ट्रीय आय लेखा के आधार पर वर्ष एवं गणना की विधि में संशोधन किया गया था। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा किया गया था। एनएसओ द्वारा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जनवरी 2025 में राष्ट्रीय आय लेखा के आधार पर वर्ष एवं गणना विधि में संशोधन किया गया है। मुख्य तथ्य इसका है, आधार वर्ष में परिवर्तन किया गया। 2004-5 के स्थान पर 11-12 को रखा गया है। आधार वर्ष जो है 2015 में संशोधन करके 2004-5 वाले स्थान पर 2011-12 को रखा गया है। जीडीपी गणना हेतु क्षेत्रवार जीबीए के अनुमान हेतु साधन लागत के स्थान पर मूल्य कीमत बेसिक प्राइस का प्रयोग किया गया है। जीडीपी गणना हेतु क्षेत्रवार जीबीए के अनुमान हेतु साधन लागत के स्थान पर मूल्य कीमत बेसिक प्राइस का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट, मूल्य कीमत पर जीबीए जो होता है यह सीई प्लस ओ एस बाय एम आई प्लस सी एफ सी होता है प्लस उत्पादन कर माइनस उत्पादन छूट होता है। जैसे जहाँ पे सीई जो होता है कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति होता है, ओएस होता है परिचालन या अधिशेष होता है, एमआई होता है मिश्रित आय होता है, सीएफसी होता है जो यह अचल पूंजियों का उपयोग होता है, सीएफसी होता है। मूल्य कीमतों पर जीबीए निकालने के लिए कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति प्लस परिचालन में अधिशेष भागा मिश्रित आय को देते हैं और उसमें जोड़ देते हैं अचल पूंजी का उपयोग करके, तब उत्पादन बाय कर लगाते हैं माइनस उत्पादन बाय छूट देते हैं तो निकलता है मूल्य कीमत पर जीबीए प्राप्त होता है। जीडीपी जो होता है जीडीपी बराबर मूल्य कीमत पर जीबीए प्लस उत्पादन कर माइनस उत्पादन सब्सिडी। जीडीपी निकालने के लिए मूल्य कीमत पर जीबीए प्लस उत्पादन कर में से उत्पादन सब्सिडी को घटा देते हैं। जीडीपी एफसी जो होता है जीडीपी एफसी साधन लागत मूल्य पर जो जीडीपी निकलता है इसमें जीडीपी एमपी बाजार कीमत जीडीपी एमपी में से घटा देते हैं अप्रत्यक्ष प्लस सब्सिडी को अप्रत्यक्ष को हटाते हैं और सब्सिडी को जोड़ते हैं तब जीडीपी जो होता है साधन लागत पर प्राप्त होता है। जीडीपी साधन लागत पर प्राप्त करने के लिए जीडीपी में बाजार कीमत पर अप्रत्यक्ष को घटाने से सब्सिडी को जोड़ देते हैं तो जीडीपी साधन लागत पर प्राप्त होता है। जीडीपी जो है बाजार कीमत पर प्राप्त होता है। जीडीपी जो होता है यह एनडीपी साधन लागत पर प्लस मूल्य हारांश को जोड़ते हैं प्लस निवल प्रत्यक्ष कर को जोड़ने से जीडीपी जो बाजार कीमत पर प्राप्त होता है। बाजार कीमत पर जीडीपी प्राप्त करने के लिए एनडीपी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेशनल सकल घरेलू उत्पाद में क्या जोड़ते हैं एफसी साधन लागत कर प्लस मूल्य हारांश को जोड़ देते हैं प्लस निवल प्रत्यक्ष कर को जोड़ने से हम लोग निकालते हैं क्या जीडीपी का बाजार कीमत निकलता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत आय पर्सनल इनकम जो होता है पीआई राष्ट्रीय आय में से निगमों के अतिरिक्त लाभ माइनस निगम कर माइनस सामाजिक सुरक्षा योजना हेतु किए गए भुगतान प्लस राष्ट्रीय सरकारी हस्तांतरण भुगतान प्लस व्यापारिक हस्तांतरण भुगतान निकालने से पीआई निकलता है। व्यक्तिगत आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय जो होता है उसमें से घटा देंगे निगमों के अतिरिक्त लाभ को घटाएंगे, फिर उसमें से निगम कर को घटाएंगे, फिर सामाजिक सुरक्षा योजना हेतु किए गए भुगतान को घटा देंगे प्लस सरकारी हस्तांतरण भुगतान को जोड़ेंगे प्लस व्यापारिक हस्तांतरण भुगतान को जोड़ने से व्यक्तिगत आय निकलता है, पर्सनल इनकम निकलता है। व्यक्तिगत व्यय आय जो होता है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम डीपीआई जो होता है व्यक्तिगत व्यय योग्य आय जो होता है डीपीआई जो होता है यह व्यक्तिगत व्यय योग्य आय कुल आय व्यक्तिगत व्यय योग्य आय निकालने के लिए कुल आय में से घटाते हैं टैक्स से भी घटा देते हैं स्वस्थ व्यय को घटाने के बाद इससे भी घटता है क्या सामाजिक सुरक्षा को घटाने से अन्य अनिवार्य भुगतान भी किया जाता है तब जाकर के निकलता है क्या व्यक्तिगत व्यय योग्य आय। व्यक्तिगत व्यय योग्य आय निकालने के लिए व्यक्तिगत आय
से व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं तब व्यक्तिगत व्यय युग आय निकलता है। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति आय जो होता है, पर कैपिटा इनकम जो होता है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देते हैं। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय से कुल जनसंख्या में भाग देते हैं। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय और कुल जनसंख्या में भाग देते हैं। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय और कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो निकलता है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय निकलता है। और सिर्फ प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देते हैं। नेक्स्ट है हरित राष्ट्रीय आय, ग्रीन नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी जो है राष्ट्रीय उत्पाद में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की हानि में के मौद्रिक मूल्य घटाने पर हरित राष्ट्रीय उत्पाद आय प्राप्त होता है। राष्ट्रीय उत्पादन में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की हानि के मौद्रिक मूल्य घटाने पर प्राप्त आय जो होता है वह हरित राष्ट्रीय आय होता है। हिंदू वृद्धि दर जो है राष्ट्रीय आय से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। प्रतिपादक थे प्रोफेसर राजकृष्णन। 1978 में हिंदू वृद्धि दर के प्रतिपादक थे प्रोफेसर राजकृष्णन। स्वतंत्रता पश्चात प्रथम 3 दशक वास्तविक आर्थिक वृद्धि 3.5 प्रति वर्ष रही। स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 3 दशक तक वास्तविक आर्थिक वृद्धि 3.5% प्रति वर्ष रहा। राष्ट्रीय आय मापने की विधि जो है राष्ट्रीय आय मापने की विधि उत्पादन मूल्य वर्धित मूल्य उत्पादन या मूल्य या वर्धित मूल्य जो है राष्ट्रीय आय मापने की विधि जो है राष्ट्रीय आय मापने की जो विधि है यह है उत्पादन या वर्धित मूल्य, आय विधि, अंतिम उपयोग व्यय या व्यय निधि। उत्पादन मूल्य, आय विधि, व्यय निधि ये सभी राष्ट्रीय आय को मापने की विधि है। जिसमें पहला है उत्पादन मूल्य जो है वर्धित मूल्य, देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु द्वारा तथा सेवाओं का शुद्ध मौद्रिक मूल्य को उत्पादन या मूल्य वर्धित विधि कहते हैं। उत्पादन जो होता है राष्ट्रीय आय में देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं द्वारा शुद्ध मौद्रिक मूल्य को वर्धित विधि कहते हैं, वर्धित विधि या उत्पादन मूल्य कहते हैं। आय विधि जो होता है आय विधि जो होता है यह कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति, वेतन, मजदूरी आदि निकालने पर आय विधि प्राप्त होता है। कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति जिसमें वेतन मजदूरी शामिल होते हैं निकालने से आय विधि प्राप्त होता है। परिचालन किराया रॉयल्टी ये आय विधि है। लाभ जो होता है निगम कर, आंशिक भाग ये सभी आय विधि के लाभ है। निगम कर, आंशिक आदि है। नेक्स्ट व्यय विधि जो होता है निजी अंतिम उपभोग व्यय प्लस निवेश प्लस सरकारी व्यय प्लस निर्यात माइनस आयात या निवल विदेशी निवेश, ये इससे निकालते हैं व्यय विधि निकलता है। व्यय विधि निकालने का जो फॉर्मूला है सी में बोलेंगे तो निजी अंतिम व्यय उपयोग सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होता है, या निवल विदेशी निवेश को व्यय विधि कहते हैं। राष्ट्रीय आय मापने की विधि ये सभी है। नेक्स्ट राष्ट्रीय आय की गणना संबंधित संगठन जो है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO जो है इसकी स्थापना 2 मई 1951 को किया गया था। राष्ट्रीय आय की गणना संबंधित संगठन का स्थापना 2 मई 1951 को किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का मुख्यालय नई दिल्ली में। राष्ट्रीय आय की गणना व प्रकाशन करता है। राष्ट्रीय आय की गणना और प्रकाशन करना कार्य होता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO का। इसका स्थापना 2 मई 1951 को किया गया, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO का स्थापना 1950 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के रूप में किया गया था। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के रूप में NSSO का स्थापना 1950 में किया गया था। इसका पुनर्गठन 1970-71 में NSSO के रूप में किया गया। पुनर्गठन 1970-71 में NSSO के रूप में किया गया। इसका मुख्यालय जो है NSSO का मुख्यालय नई दिल्ली, कोलकाता और फरीदाबाद में डिविजनल ऑफिस स्थित है। मुख्यालय जो है नई दिल्ली में लेकिन इसका डिविजनल ऑफिस कोलकाता और फरीदाबाद में स्थित है। NSSO का आर्थिक विकास का कार्य करता है या आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य करता है। NSSO जो है आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य करता है। नेक्स्ट अगला टॉपिक है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC।
राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन 2005 में किया गया। कार्य प्रारंभ 2006 में किया गया। सांख्यिकी संस्था संबंधी समस्या दूर करना एनएससी का कार्य है। नेक्स्ट अगला है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय मई 2019 में सीएसओ और एनएसएसओ का विलय कर गठित किया गया है। विलय करने का निर्णय लिया गया था मई 2019 में। सीएसओ और एनएसएसओ का विलय कर गठित किया गया है एनएसओ का। राष्ट्रीय आय कर आंकड़े जारी करना इसका कार्य है। राष्ट्रीय आय का आंकड़ा जारी करना कार्य है एनएसओ का। मई 2019 में सीएसओ और एनएसएसओ का विलय करके गठित किया गया था इसे, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ को। तीसरा इकोनॉमिक्स में तीसरा चैप्टर है आर्थिक समृद्धि एवं विकास। आर्थिक समृद्धि एवं विकास। आर्थिक समृद्धि जो होता है इकोनॉमिक का ग्रोथ जो होता है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, प्रति व्यक्ति आय पीसीआई में होने वाली निरंतर वृद्धि से संबंधित होता है। आर्थिक समृद्धि जो होता है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, जीएनपी, प्रति व्यक्ति आय सीपीआई पीसीआई में होने वाली निरंतर वृद्धि से संबंधित सकल आर्थिक समृद्धि होता है। मात्रात्मक परिवर्तन से संबंधित होता है। आर्थिक समृद्धि जो होता है मात्रात्मक परिवर्तन से संबंधित होता है। आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड जो होता है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होता है। आर्थिक समृद्धि का जो होता है सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड जो होता है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होता है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए देश की राष्ट्रीय आय में देश की जनसंख्या से भाग लगाते हैं। देश की राष्ट्रीय आय में देश की जनसंख्या से भाग लगाने से प्रति व्यक्ति आय निकलता है। नेक्स्ट है आर्थिक विकास। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है समस्त उत्पादन साधन का कुशलतापूर्वक विदोहन। समस्त उत्पादन साधन का कुशलतापूर्वक विदोहन राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में निरंतर व दीर्घकालीन वृद्धि को आर्थिक विकास कहते हैं। साथ लोगों का जीवन स्तर में बेहतर प्रति व्यक्ति आय जो होता है प्रति व्यक्ति आय के साथ लोगों का जीवन स्तर बेहतर होता है। आर्थिक विकास जो होता है यह समस्त उत्पादन साधन पर कुशलतापूर्वक विदोहन करता है। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में निरंतर व दीर्घकालीन वृद्धि से आर्थिक विकास का पता निकलता है। मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं आर्थिक विकास में। आर्थिक विकास को अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में परिभाषित किया गया था प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा। वर्ष 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। उन्होंने आर्थिक विकास की अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में परिभाषित किया था प्रोफेसर अमर्त्य सेन। नेक्स्ट आर्थिक विकास जो प्राकृतिक संसाधन पूंजी निर्माण एवं बाजार के आधार पर निर्भर करता है। आर्थिक विकास जो होता है प्राकृतिक संसाधन पूंजी निर्माण एवं बाजार के आधार पर कार्य करता है। नेक्स्ट पर्यावरण जो है पर्यावरण कुजनेट्स वर्क जो होता है पर्यावरणीय गुणवत्ता व आर्थिक विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है। पर्यावरण कुजनेट्स वर्क जो होता है यह पर्यावरणीय गुणवत्ता व आर्थिक विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट आर्थिक विकास जो होता है मानव विकास सूचकांक। आर्थिक विकास के मापक में शामिल होते हैं मानव विकास सूचकांक, आधारभूत आवश्यकता प्रतिपादन, विश्व बैंक, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, निविल आर्थिक कल्याण, क्रय शक्ति क्षमता आदि आर्थिक विकास के मापक होते हैं मानव विकास सूचकांक। आधारभूत आवश्यकता प्रतिपादन इसका विश्व बैंक किया था। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, निवल आर्थिक कल्याण, क्रय शक्ति का समानता, ये सभी आर्थिक विकास के माप होते हैं। नेक्स्ट है निवल आर्थिक कल्याण जो होता है नेट इकोनॉमिक वेलफेयर, मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर इसे कहते हैं MEW का संशोधन रूप है। निवल आर्थिक कल्याण जो है मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर का संशोधित रूप है। धारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जो है निवल आर्थिक कल्याण धारणा का सर्वप्रथम प्रयोग डेली तथा कॉब ने 1889 में किया था। डेली तथा कॉब ने निवल आर्थिक कल्याण का सर्वप्रथम प्रयोग डेली और कॉब ने 1889 में किया था। प्रतिपादक इसके हैं निवल आर्थिक कल्याण के प्रतिपादक हैं सैमुएल्सन जो है निवल आर्थिक और कल्याण के प्रतिपादक है। नेक्स्ट है जीवन का भौतिक गुण सूचकांक जो होता है जीवन का भौतिक गुण सूचकांक PQLI जो होता है यह इसके प्रतिपादक हैं मॉरिस डेविड मॉरिस जो है जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के प्रतिपादक हैं। इनके मूल्य जो होता है भौतिक सूचक में जो मूल्य होता है अधिकतम 100 होता है न्यूनतम 1 होता है
अधिकतम 100 रुपए और न्यूनतम 1 रुपए होता है। संकेतिक इसका होता है 1 वर्ष की आयु जीवन प्रत्याशा, 1 वर्ष की आयु जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, बुनियादी साक्षरता दर, ये सभी जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक में शामिल होता है। जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक जो होता है 1 वर्ष की आयु जीवन प्रत्याशा होता है, शिशु मृत्यु दर, बुनियादी साक्षरता दर शामिल इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है क्रय शक्ति क्षमता विधि। क्रय शक्ति क्षमता विधि जो होता है इसकी वर्तमान में विश्व बैंक द्वारा प्रयोग किया जाता है। क्रय क्रय शक्ति क्षमता विधि देशों के तुलनात्मक रहन सहन के निर्धारण हेतु कार्य करता है। देशों के तुलनात्मक रहन सहन के निर्धारण में कार्य करता है। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI जो होता है प्रतिपादक 1990 में महबूब उल हक अमर्त्य सेन का व अन्य के द्वारा दिया गया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP से संबंधित है। मानव विकास सूचकांक जो है प्रतिपादक 1990 में महबूब उल हक अमर्त्य सेन व अन्य संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP से संबंधित है। प्रारंभ 1990 में UNDP द्वारा किया गया था मानव विकास सूचकांक HDI का। संकेत इसका जो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय इसमें शामिल होता है मानव विकास सूचकांक में। देश में मानव विकास सूचकांक का प्रकाशन करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश 1995 में था। देश में मानव विकास सूचकांक का प्रकाशन करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश 1995 में था। मानव विकास सूचकांक में अधिकतम मूल्य 1 होता है, न्यूनतम मूल्य 0 होता है। नेक्स्ट है नोट HDI रैंकिंग में भारत का स्थान 130 से 193 देशों में। आइसलैंड HDI में 2024-25 में शीर्ष पर रहा, जबकि दक्षिण सूडान अंतिम स्थान पर रहा HDI में। रिपोर्ट 2024-25 में HDI रैंकिंग रिपोर्ट भारत का स्थान 130 193 देश में 193 देश शामिल है HDI सूचकांक में, जिसमें भारत 130वें स्थान पर 2024-25 में था। आइसलैंड फर्स्ट स्थान पे था और सबसे नीचे दक्षिण सूडान को रखा गया है। नेक्स्ट आर्थिक विकास तथा आर्थिक समृद्धि में अंतर। आर्थिक विकास जो होता है गुणवत्ता संकल्पना होता है, जबकि आर्थिक संवर्धन मात्रात्मक संकल्पना होता है। आर्थिक विकास जो होता है उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ तकनीकी एवं संस्थागत परिवर्तन भी होते हैं। आर्थिक विकास में उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ तकनीकी एवं संस्थागत परिवर्तन होते हैं, जबकि आर्थिक समृद्धि में एक स्थिर प्रक्रिया अतः किसी भी प्रकार की नवीनता कर सृजन नहीं होता है। इसमें आर्थिक विकास में इसके लिए संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक होते हैं, जबकि आर्थिक समृद्धि के लिए संरचनात्मक परिवर्तन पहले ही पूर्ण अतः केवल उत्पादन में ही वृद्धि होता है। आर्थिक समृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन पहले ही पूर्ण होते हैं अतः केवल उत्पादन में वृद्धि होता है। आर्थिक विकास में उचित नियंत्रण निर्देशन मार्गदर्शन से उत्पन्न सूचनात्मक शक्ति का परिणाम है। आर्थिक विकास जो है उचित नियंत्रण निर्देशन मार्गदर्शन से उत्पन्न सृजनात्मक शक्तियों का परिणाम है, जबकि आर्थिक विकास जो है यह नियोजन प्रक्रियाओं का परिणाम है। आर्थिक विकास जो है सामाजिक सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक गुणवत्ता एवं परिणात्मक सभी परिवर्तनों से संबंधित है। आर्थिक विकास सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक गुणवत्ता एवं परिणात्मक सभी परिवर्तनों से संबंधित है आर्थिक विकास, जबकि आर्थिक समृद्धि जो है केवल उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। केवल उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है आर्थिक समृद्धि।